नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी व NTPC 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टिवली हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, अतः आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें। दोस्तों, आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में और अभी जो फिलहाल NTPC की परीक्षा चल रही है, दोनों परीक्षा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों से। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस देश के बीच अपनी पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाने की घोषणा की है? दोस्तों, बतानी है कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस देश के बीच अपनी पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाने की घोषणा की है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, नेपाल। जी हाँ दोस्तों, नेपाल हमारा सही उत्तर होगा। नेपाल दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस देश के बीच अपनी पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाने की घोषणा की है? तो भारत से नेपाल के बीच। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष किस दिन आयोजित किया जाता है, यानी कि प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 4 फरवरी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 4 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा होता है। दोस्तों, बतानी है कि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो किस प्रकार का होता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, आभासी, सीधा और छोटा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। उत्तल दर्पण द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब होता है वो किस तरह का होता है? तो आभासी, सीधा और छोटा होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रकार के धातु को बिना तोड़े पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है? दोस्तों, बतानी है कि इनमें से किस प्रकार के धातु को बिना तोड़े क्या की जा सकती है दोस्तों? तो पीट करके पतली चादर बनाई जा सकती है, यानी कि बिना तोड़े उसे पीट करके पतली चादर बनाई जा सकती है। किस प्रकार के धातु? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, आघात वर्धनीय धातु। जी हाँ दोस्तों, आघात वर्धनीय धातु का जो होता है दोस्तों, उसे बिना तोड़े हम लोग पीट करके क्या कर सकते हैं? पतली चादर बना सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। आप सभी को दोस्तों बता दें कि सबसे आघातवर्ध जो धातु है वो सोना है दोस्तों। आप लोग याद रखेंगे सबसे आघातवर्ध धातु क्या होता है, कौन सा धातु होता है? तो आप लोग याद रखेंगे सोना। और दोस्तों, सोना को हम लोग पीट करके पतली चादर बना सकते हैं, यानी कि बिना तोड़े, आघात वर्धनीय धातु को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नागरिक संशोधन कानून यानी कि CAA को चुनौती देने वाला भारत का पहला राज्य बना? दोस्तों, बतानी है कि इनमें से कौन नागरिकता संशोधन कानून यानी कि दोस्तों सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इस दोस्तों कानून को चुनौती देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, केरल हमारा सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इस दोस्तों एक्ट को चुनौती देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, केरल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, बतानी है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, 15 अक्टूबर को। जी हाँ दोस्तों, 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी, 15 अक्टूबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्थानीय भाषाओं में निम्न किसानों को कृषि संबंधी सहायता प्राप्त करने के लिए हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप का नाम क्या है? देखिए दोस्तों, बतानी है कि स्थानीय भाषाओं में किसानों को
कृषि संबंधी सहायता प्राप्त करने के लिए एक हाल ही में मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप का नाम बताना है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी मेघदूत। जी हाँ दोस्तों, इस ऐप का नाम है मेघदूत। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इससे कि कृषि संबंधी सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। और स्थानीय भाषाओं में, ये भी आप लोग याद रखेंगे, स्थानीय भाषाओं में किसानों को कृषि संबंधी सहायता प्राप्त करना इस ऐप के माध्यम से। ऑप्शन बी, जिसका नाम है मेघदूत, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश का पहला दिशा महिला पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया है? दोस्तों बतानी है कि देश का पहला, जिसका नाम है दोस्तों दिशा नामक महिला पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, हैदराबाद में। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद में महिला पुलिस स्टेशन जिसका नाम है दिशा, इसे खोला गया है हैदराबाद में। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान होता है। दोस्तों बतानी है कि वह तापमान कौन सा तापमान है जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर क्या होता है? समान होता है। यानी कि कितना डिग्री दोस्तों, तापमान का कितना डिग्री पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर क्या होगा? इक्वल होगा। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, -40 डिग्री। जी हाँ दोस्तों, -40 डिग्री का जो तापमान का दोस्तों पाठ्यांक है, ये दोनों पैमाने पर क्या होगा? समान होगा। यानी कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में इसका मान बराबर होगा। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, -40 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर किस दिवंगत नेता के नाम पर रखा गया? दोस्तों बतानी है कि हाल ही में रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, इस संस्थान का नाम बदल करके किस दिवंगत नेता के नाम पर रखा गया? तो आप लोग याद रखेंगे, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मनोहर पर्रिकर। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। आप लोग याद रखेंगे, इन्हीं के नाम पर दोस्तों रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम बदल करके मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि मनोहर पर्रिकर हमारे पूर्व रक्षा मंत्री थे, ये भी आप लोग याद रखेंगे, मनोहर पर्रिकर। और इन्हीं का दोस्तों नाम रखा गया है रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम बदल करके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक में विशिष्ट ऊष्मा का सर्वोच्च मान होता है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से किस एक में विशिष्ट ऊष्मा का सर्वोच्च मान होता है? तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जल। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, जल में विशिष्ट ऊष्मा का सर्वोच्च मान होता है। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा जल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को भी आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों में भी इसे ज़रूर शेयर कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओबरा निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों बतानी है कि ओबरा इनमें से किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, ताप विद्युत केंद्र के लिए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। ओबरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो ताप विद्युत केंद्र के लिए। आप सभी को दोस्तों बता दें कि ओबरा उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उड़ीसा राज्य में ओबरा स्थित है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो ताप विद्युत केंद्र के लिए। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ताप की वृद्धि से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव। दोस्तों बतानी है कि ताप की वृद्धि होने पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, घटता है। जी हाँ दोस्तों, ताप की वृद्धि होने पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? घटता है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त का शुद्धिकरण करता है? दोस्तों बतानी है कि हमारे शरीर का कौन सा अंग ब्लड को प्यूरिफायर करता है, यानी कि रक्त को शुद्ध करता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, गुर्दा यानी कि किडनी। जी हाँ दोस्तों, किडनी हमारे रक्त को क्या करता है? शुद्धिकरण करता है, यानी कि उसे प्यूरिफायर करता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, गुर्दा यानी कि किडनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या होगा? दोस्तों बतानी है कि विद्युत आवेश का एसआई इकाई यानी कि एसआई मात्रक क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, कूलॉम। जी हाँ दोस्तों, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आप लोग याद रखेंगे, एसआई इकाई आप लोग याद रखेंगे, कूलॉम होगा दोस्तों। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रियोन गैस का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? दोस्तों बतानी है कि फ्रियोन गैस का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसे प्रशीतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, फ्रियोन गैस को प्रशीतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसे आप लोग याद रखेंगे, प्रशीतक के रूप में रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हमारे घर में जो फ्रिज है उस फ्रिज में दोस्तों फ्रियोन गैस को प्रशीतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में। आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार से मानव शरीर में निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? दोस्तों बतानी है कि डेंगू बुखार से मानव शरीर में निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, डेंगू बुखार से हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि डेंगू बुखार से पूरा शरीर प्रभावित होता है। आप लोग याद रखेंगे, मानव का पूरा शरीर प्रभावित होता है। और डेंगू बुखार मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। डेंगू बुखार किससे होता है? तो मादा एडिस नामक मच्छर के काटने से, आप लोग याद रखेंगे। और इससे दोस्तों हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियर शोध संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों बतानी है कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियर शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, नागपुर में। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियर शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। आप लोग याद रखेंगे, महाराष्ट्र राज्य में। और कहाँ पे? तो नागपुर में दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रुधिर वर्ग का पता किसने लगाया था? दोस्तों बतानी है कि रुधिर वर्ग का पता किसने लगाया था? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, लैंड स्टीनर ने। जी हाँ दोस्तों, रुधिर वर्ग का पता किसने लगाया था? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, लैंड स्टीनर ने। आप सभी को दोस्तों बता दें कि कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में रक्त समूह की भी खोज की थी, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ब्लड ग्रुप की खोज भी इसी ने की थी दोस्तों, इन्होंने की थी सन 1900 ईस्वी में, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और रुधिर वर्ग का पता भी इन्होंने ही लगाया था, लैंड स्टीनर ने। पूरा नाम है इनका कार्ल लैंड स्टीनर। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन भी हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बतानी है कि ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किसे प्रयोग में लाया जाता है, ऐसे किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, थर्मोकपल का। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, थर्मोकपल का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाने का क्या कारण है? दोस्तों बतानी है कि दूध को मथने पर क्रीम का अलग हो जाने का क्या कारण है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, अपकेंद्री बल। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देखे होंगे दोस्तों कि दूध को मथने पर जो उसका क्रीम होता है वो क्या होता है? दूध से अलग हो जाता है। तो बतानी है कि इसका क्या कारण है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, अपकेंद्रीय बल इसका दोस्तों कारण है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि जो वॉशिंग मशीन है ये भी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। और दूध को मथने पर जो क्रीम अलग हो जाता है ये भी अपकेंद्रीय बल के कारण
अलग हो जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, अपकेंद्रीय बल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? दोस्तों बताने हैं कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड का। जी हाँ दोस्तों, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो आप लोग याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। आप लोग याद रखेंगे शुष्क बर्फ दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। इसे आप लोग अवश्य याद रखेंगे, ऑप्शन भी हमारा सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी व NTPC 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे दोस्तों। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, इसे आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।